नमस्कार। कभी सोचा है जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए दौड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमारे शरीर के इतने सारे अलग-अलग हिस्से वो एक साथ कैसे काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड तरीके से। एग्जैक्टली जैसे एक्सरसाइज करते वक्त देखिए, मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी सब एकदम मिलकर काम करते हैं, है ना? हाँ, और फिर वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल, ये होमियोस्टेसिस बनाए रखने के लिए मतलब बहुत जरूरी है। और इस कमाल के तालमेल के पीछे सुना है दो मेन सिस्टम्स हैं। हाँ जी, दो मुख्य खिलाड़ी हैं। हमारा न्यूरल सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतस्रावी तंत्र। अच्छा। न्यूरल सिस्टम तो समझिए बिजली की तरह है, एकदम तेज, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन वाला। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा अलग है। वो हार्मोन्स के जरिए मतलब केमिकल सिग्नल्स भेजकर धीरे धीरे काम करता है, केमिकल इंटीग्रेशन। तो आज हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की, है ना? खास तौर पर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ये कैसे काम करता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे तक सिग्नल कैसे जाता है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर हों, जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहेगा। और आसान इंग्लिश में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो कहानी शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट से, न्यूरॉन से। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, हाँ। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। मतलब ये किसी भी तरह के स्टिमुलस को, कोई भी उत्तेजना हो, उसको डिटेक्ट कर सकती हैं और रिसीव कर सकती हैं और फिर आगे ट्रांसमिट भी कर सकती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके मेन पार्ट्स क्या है? देखिए, न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला, सेल बॉडी, जिसे कोशिकाकाय या सोमा भी कहते हैं। सोमा, हाँ। इसके अंदर यूजुअल सेल कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स। और हाँ, कुछ खास दानेदार स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। निसस ग्रैन्यूल्स, इनका क्या काम है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बने होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बड़ा रोल है। न्यूरॉन की हेल्थ और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए जरूरी है ये। अच्छा। और सेल बॉडी से वो जो ब्रांच जैसे निकले होते हैं, डेंड्राइट्स? सही पकड़ा। डेंड्राइट्स छोटे शाखित फाइबर्स होते हैं। इनमें भी निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन है सिग्नल्स को रिसीव करना आसपास के न्यूरॉन से और उन्हें सेल बॉडी की तरफ लाना। इनको आप न्यूरॉन के एंटेना समझ सकते हैं। रिसीविंग एंटेनास, ठीक है। और फिर वो जो एक लंबा सा फाइबर निकलता है सेल बॉडी से, वो है एक्सॉन, एक लंबा फाइबर जो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन या मसल तक। दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। हाँ, और एक्सॉन का जो एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है और हर ब्रांच के आखिर में एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब। इन नॉब्स के अंदर होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, छोटी छोटी थैलियां। और इन वेसिकल्स में भरे होते हैं केमिकल्स, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, तो यही केमिकल सिग्नल को आगे पास करते हैं। एग्जैक्टली। तो मोटे तौर पर पाथवे क्या हुआ? डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया, सेल बॉडी में प्रोसेस हुआ, एक्सॉन ने उसे दूर तक कंडक्ट किया और सिनेप्टिक नॉब से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर सिग्नल अगले सेल तक पहुंचा। क्या बात है! न्यूरॉन मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन वायर हो गया। क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूरॉन्स के टाइप्स भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 मेन टाइप्स हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होता है और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है। हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यही मिलते हैं ज्यादातर। अच्छा, और बाइपोलर? बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। ये थोड़े रेयर हैं, जैसे हमारी आंख के रेटिना में मिलते हैं। विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेटिना में, ठीक है। और यूनिपोलर? यूनिपोलर में सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलता है जो फिर एक्सॉन और डेंड्राइट में बट जाता है। ये ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं। समझ गया। अच्छा, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग की बात भी सुनी है, माइलिन शीथ। क्या इसके आधार पे भी टाइप्स हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एक्सॉन्स के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में ये श्वान सेल्स बनाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अच्छा, बनाने वाले सेल्स अलग हैं सीएनएस और पीएनएस में। हाँ, जिन एक्सॉन्स पर ये शीथ होती है उन्हें कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ये शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में गैप्स होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। नोड्स ऑफ रैनवियर, ये नाम सुना है। और जिन पर शीथ नहीं होती वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाते हैं। इनमें श्वान सेल एक्सॉन को घेर तो लेती है पर वो माइलिन की लेयर नहीं बनाती। ये कहाँ मिलते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलेंगे जहां तेज कंडक्शन चाहिए। नॉन माइलिनेटेड वाले आपको ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में भी मिल जाते हैं। और यहीं पर आता है हमारा पहला एग्जाम टिप, है ना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, याद रखिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में इम्पल्स कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स की तुलना में बहुत तेज होता है। ऐसा क्यों? माइलिन शीथ और नोड्स ऑफ रैनवियर की वजह से। एग्जैक्टली, माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है, तो एक्शन पोटेंशियल सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पर जनरेट होता है। इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करती है। इसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन, कूदते हुए जाना। हाँ, और ये कंटिन्यूअस कंडक्शन से कहीं ज्यादा फास्ट है, जैसे लोकल ट्रेन वर्सेस एक्सप्रेस ट्रेन। इसी वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस इतने तेज होते हैं। कमाल है। तो ये इम्पल्स, ये सिग्नल आखिर बनता कैसे है और ये इस एक्सप्रेस हाईवे पर चलता कैसे है? न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहा जाता है? एक्साइटेबल सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं। मतलब मेम्ब्रेन के आर पार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोलराइज्ड मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, कुछ ऐसा ही। और ये पोलराइजेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेम्ब्रेन पर अलग अलग तरह के आयन चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक आयन्स के लिए सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। मतलब कुछ आयन्स को आसानी से जाने देते हैं, कुछ को नहीं। तो जब न्यूरॉन रेस्ट पर है, कोई सिग्नल नहीं भेज रहा है, उस रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? रेस्टिंग स्टेट में एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन्स के+ के लिए तो काफी परमिएबल होती है, लेकिन सोडियम आयन्स Na+ के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। और अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उनके लिए भी इम्परमिएबल है। अच्छा, तो अंदर क्या ज्यादा हुआ? एक्सॉन के अंदर यानी एक्सोप्लाज्म में K+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। Na+ की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। और बाहर? बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका उल्टा होता है, K+ लो, Na+ हाई। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है ना। हाँ बिल्कुल, आयंस अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाना चाहेंगे। सही, और इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ATP यूज करके। एकदम सही, ये पंप लगातार काम करता है और हर साइकिल में 3 Na+ आयंस को सेल से बाहर फेंकता है और 2 K+ आयंस को अंदर लाता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, तो इससे चार्ज डिफरेंस बना रहता है। बिल्कुल, इन सब फैक्टर्स की वजह से सिलेक्टिव परमिएबिलिटी और पंप, एक्सॉन मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज। इसी को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये न्यूरॉन का तैयार स्टेट है, सिग्नल भेजने के लिए रेडी। इसकी वैल्यू लगभग -70 मिलीवोल्ट्स होती है। -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, न्यूरॉन अब रेडी है। अब अगर कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है? जब कोई स्टिमुलस, मान लीजिए पॉइंट A पर मेम्ब्रेन पर आता है और वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाए। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब एक मिनिमम लेवल की स्ट्रेंथ? हाँ, तो जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होता है, उस पॉइंट A पे वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स एकदम से खुल जाते हैं। मेम्ब्रेन अचानक Na+ के लिए हाईली परमिएबल हो जाती है। और क्योंकि Na+ बाहर ज्यादा है तो वो तेजी से अंदर आएगा। एग्जैक्टली, Na+ आयंस का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, पॉजिटिव चार्ज तेजी से अंदर आने लगता है। तो अंदर का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स। बिल्कुल, अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव। इसी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। और इस मोमेंट पर जो पीक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यही असल में नर्व इम्पल्स है। एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नर्व इम्पल्स। और ये ऑल और नन होता है। हाँ, ऑल और नन प्रिंसिपल फॉलो करता है। या तो थ्रेशोल्ड रीच होगा
और फुल एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, +30 MV या +45 MV तक। या फिर थ्रेशोल्ड रीच नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से एक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। समझ गया। अब ये इम्पल्स, ये एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे बढ़ता है एक्सॉन पर? डोमिनो इफेक्ट वाला एनालॉजी। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। देखिए, जहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ पॉइंट ए, वहां अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ, और उसके ठीक आगे का हिस्सा पॉइंट बी अभी भी रेस्टिंग स्टेट में है, यानी अंदर नेगेटिव। ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो करता है ऑन दी इनर सरफेस, और आउटर सरफेस पर करंट बी से ए की तरफ फ्लो करता है। एक लोकल सर्किट बन जाता है। अच्छा, लोकल करंट फ्लो। ये करंट पॉइंट बी को डीपोलराइज करता है, वहां के Na+ चैनल्स को खोलता है, और पॉइंट बी पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और फिर यही प्रोसेस बी से सी तक होगा, सी से डी। एग्जैक्टली। इस तरह एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स एक वेव की तरह एक्सॉन की पूरी लेंथ पर प्रोपोगेट करता जाता है बिना स्ट्रेंथ कम हुए। माइलिनेटेड एक्सॉन्स में ये नोड्स ऑफ रैनवियर पर होता है ना, साल्टेटरी कंडक्शन। हाँ, माइलिनेटेड में एक्शन पोटेंशियल सिर्फ नोड्स पर जनरेट होता है, और इम्पल्स एक नोड से अगले नोड पर जंप करती है, जिससे कंडक्शन बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये डीपोलराइजेशन वाली स्टेट या हमेशा तो नहीं रहती। न्यूरॉन वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पर कैसे आता है? नहीं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। Na+ चैनल्स खुलते हैं और फिर बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद वोल्टेज गेटेड K+ चैनल्स खुल जाते हैं। अच्छा, अब K+ चैनल्स खुल गए। हाँ, अब K+ अंदर ज्यादा है, तो K+ आयंस तेजी से सेल से बाहर जाने लगते हैं। इफ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। तो अंदर वापस नेगेटिव होने लगेगा। बिल्कुल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस नेगेटिव की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है इसमें? वो भी तो चल रहा है। हाँ, पंप लगातार काम करता रहता है और लॉन्ग टर्म में रेस्टिंग आयन कॉन्सेंट्रेशंस को Na+ बाहर ज्यादा, K+ अंदर ज्यादा मेंटेन करता है। रीपोलराइजेशन के बाद एक ब्रीफ पीरियड होता है हाइपरपोलराइजेशन का, जहां मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, -80 मिलीवोल्ट या -90 मिलीवोल्ट तक, क्योंकि K+ चैनल्स थोड़ी देर तक खुले रहते हैं। हाइपरपोलराइजेशन। इसके बाद नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर हो जाता है। हाँ, और इस रीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन फेज के दौरान न्यूरॉन दोबारा फायर नहीं कर सकता, या बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होता है। इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में जाए। वाह, रेस्टिंग से एक्शन, फिर रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और वापस रेस्टिंग, ये पूरा साइकिल मिलीसेकंड में होता होगा। हाँ, बहुत तेजी से। अब ये सिग्नल एक्सॉन के एंड तक पहुंच गया। एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक कैसे जंप करता है? साइनैप्स के जरिए। बिल्कुल, वो जंक्शन जहां एक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, अपना सिग्नल अगले न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है, उसे साइनैप्स कहते हैं। इनके बीच में गैप होता है? हो भी सकता है और नहीं भी। इसी बेसिस पर दो तरह के साइनैप्सेस होते हैं। इनके बीच की जगह को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। 2 तरह के? कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस और केमिकल साइनैप्सेस। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स बहुत ही पास होती हैं, प्रैक्टिकली जुड़ी हुई गैप जंक्शंस के जरिए। आयंस का फ्लो डायरेक्टली एक सेल से दूसरे में हो जाता है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा। हाँ, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। जैसे सिग्नल एक्सॉन में चलता है, वैसे ही साइनैप्स के पार भी चला जाता है। लेकिन ये हमारे सिस्टम में उतने कॉमन नहीं है। कुछ जगहों पर मिलते हैं जहां एकदम सिंक्रोनाइज्ड फायरिंग चाहिए, जैसे हार्ट मसल में या ब्रेन के कुछ पार्ट्स में। और ज्यादातर केमिकल सिनेप्सिस होते हैं। हाँ, केमिकल सिनेप्सिस ज्यादा प्रेवलेंट है। इनमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच एक डेफिनेट गैप होता है, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसमें फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ सिग्नल कैसे क्रॉस करेगा? गैप है बीच में? यहीं पर रोल आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो केमिकल मैसेंजर्स जिनकी बात हमने की थी। अच्छा, वो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स में भरे थे। एग्जैक्टली। जब एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब पर पहुंचता है, तो वो वहां वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स Ca++ खोल देता है। कैल्शियम चैनल्स, सोडियम पोटेशियम के बाद अब कैल्शियम। हाँ,
Ca++ आयंस का इन्फ्लक्स होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में। ये कैल्शियम आयंस ट्रिगर करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स को कि वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक मूव करें और उससे फ्यूज हो जाएं। फ्यूज होने से क्या होगा? वेसिकल्स फट जाते हैं और अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं इसे। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर अब क्लेफ्ट में आ गया। हाँ, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके क्लेफ्ट को पार करते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मतलब हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अलग रिसेप्टर? हाँ, ये लॉक इन की मैकेनिज्म जैसा है। एसिटाइल कोलिन का अपना रिसेप्टर होगा, डोपामीन का अपना वगैरह। इस बाइंडिंग से क्या होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में? बाइंडिंग से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स खुल जाते हैं। अब यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन सा रिसेप्टर है, अलग-अलग आयन चैनल्स खुल सकते हैं। अगर Na+ चैनल्स खुलते हैं तो Na+ अंदर आएगा। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। एक्साइटेशन। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को थ्रेशोल्ड के करीब लाता है, उसके फायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इनहिबिटरी हो तो? अगर K+ चैनल्स खुलते हैं, K+ बाहर जाएगा, या Cl- चैनल्स खुलते हैं, Cl- अंदर आएगा, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगी या स्टेबलाइज हो जाएगी रेस्टिंग पोटेंशियल पर। इसे कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, IPSP। तो ये अगले न्यूरॉन को फायर करने से रोकेगा? हाँ, ये फायरिंग थ्रेशोल्ड तक पहुंचना मुश्किल बना देता है। तो केमिकल सिनेप्सिस सिग्नल को पास करने के साथ साथ उसे मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी बना सकते हैं। ये उनकी वर्सेटिलिटी है। समझ गया। इलेक्ट्रिकल वाले फास्ट हैं पर केमिकल वाले ज्यादा कंट्रोल और प्रोसेसिंग ऑफर करते हैं। एग्जैक्टली। और एक न्यूरॉन पर हजारों सिनेप्सिस हो सकते हैं, कुछ एक्साइटेटरी, कुछ इनहिबिटरी। उन सब का नेट इफेक्ट डिसाइड करता है कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं। सम्मेशन कहते हैं इसे। वाह, काफी कॉम्प्लेक्स है ये तो। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को ओवरऑल कैसे बांटा गया है? ब्रॉडली 2 मेन डिविजन्स हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। CNS तो पता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ बिल्कुल, CNS इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल का सेंटर है। सारे कमांड्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। और PNS? PNS में वो सारी नर्व्स आती हैं जो CNS को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करती हैं। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सिग्नल्स को CNS तक लाता है और CNS से बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। तो PNS में नर्व्स हैं। ये नर्व्स किस तरह की इंफॉर्मेशन ले जाती हैं? PNS के नर्व फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट, A फॉर अराइव्स एट CNS, मतलब ये सिग्नल्स बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन से CNS तक लाते हैं। सेंसरी इनपुट। क्या बात है, बिल्कुल सही निमोनिक। एफरेंट फाइबर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन लाते हैं, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, साइट, साउंड। और एफरेंट? E फॉर एग्जिट्स CNS, ये सिग्नल्स CNS से बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं, मोटर कमांड्स। परफेक्ट। एफरेंट फाइबर्स मोटर कमांड्स ले जाते हैं मसल्स या ग्लैंड्स तक। रेगुलेटरी इंपल्सेस। PNS के और डिविजन्स भी हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। हाँ, फंक्शनली PNS को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ANS। सोमैटिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? सोमैटिक सिस्टम इंपल्सेस को CNS से स्केलेटल मसल्स तक ले जाता है, यानी हमारे वॉलंटरी एक्शंस, चलना, बोलना, हाथ हिलाना, ये सब। वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और ऑटोनॉमिक सिस्टम, जैसा नाम है, ऑटोमेटिक फंक्शंस। बिल्कुल। ANS इंपल्सेस को CNS से हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स तक पहुंचाता है। इनवॉलंटरी मतलब जिन पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। हाँ, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, प्यूपल साइज का कंट्रोल, स्वेटिंग, ये सब ANS देखता है। ANS के भी तो 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हाँ जी, ANS के ये 2 डिविजन्स हैं जो जनरली एंटेगनिस्टिक मतलब ऑपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। हाँ,
हार्ट रेट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, एयरवेज खोलना, डाइजेशन धीमा करना। और पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शंस को प्रमोट करता है। हार्ट रेट कम करना, डाइजेशन स्टिम्युलेट करना, बॉडी को काम डाउन करना। ये दोनों मिलकर बॉडी का इंटरनल बैलेंस, होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं। एक विसरल नर्वस सिस्टम का भी जिक्र आता है कभी-कभी। हाँ, विसरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस का ही पार्ट माना जाता है। इसमें वो नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिसेस आते हैं जो सीएनएस और विसरा, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये काफी हद तक ऑटोनॉमिक सिस्टम से ओवरलैप करता है। चलिए अब आते हैं सिस्टम के बॉस पर, सीएनएस, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन पर। हाँ, ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। ये बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके फंक्शंस तो अनगिनत लगते हैं। हैं भी, वॉलंटरी मूवमेंट्स, बॉडी बैलेंस, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी का फंक्शन कंट्रोल करना, थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर, थर्स्ट, सोने जागने का साइकिल, सर्केडियन रिदम। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी कंट्रोल करना, हमारा बिहेवियर, और फिर सेंसरी प्रोसेसिंग, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, सब कुछ। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो प्रोटेक्टेड भी होगा अच्छे से। बिल्कुल। सबसे पहले तो बोनी स्कल, खोपड़ी है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, स्कल के अंदर ब्रेन 3 लेयर से ढका होता है, जिन्हें कहते हैं क्रेनियल मेनिंजस। मेनिंजस नाम सुने। कौन सी लेयर्स हैं ये? सबसे बाहर वाली टफ लेयर है ड्यूरामेटर। बीच वाली पतली वेग जैसी लेयर है एराक्नॉइड मेटर। और सबसे अंदरूनी जो ब्रेन टिश्यू से चिपकी रहती है वो डेलिकेट लेयर है पिया मेटर। ड्यूरा, एराक्नॉइड, पिया, डिप, बाहर से अंदर। अच्छा मेमोनिक है। और इन लेयर्स के बीच में, स्पेसिफिकली एराक्नॉइड और पिया के बीच, सब एराक्नॉइड स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ भरा होता है। सीएसएफ, इसका क्या काम है? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है और वेस्ट रिमूव करता है। ब्रेन को बोयेंसी भी देता है। वाओ, इतनी प्रोटेक्शन। अब ब्रेन के मेन पार्ट्स कौन से हैं? ब्रेन को 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना? हाँ, ह्यूमन ब्रेन में फोरब्रेन सबसे डेवलप्ड होता है। इसमें आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, ये तो ब्रेन का मेन हिस्सा है। 2 हाफ्स होते हैं इसके। हाँ, सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट है। एक डीप क्लेफ्ट इसे लॉन्जिट्यूडनली 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर्स जुड़े कैसे होते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? ये एक बड़े नर्व फाइबर ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसी के थ्रू दोनों हेमिस्फीयर्स कम्युनिकेट करते हैं। सेरिब्रम की आउटर लेयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये ग्रे क्यों दिखती है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स और सिनेप्सिस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, जो इसे ग्रेश अपीयरेंस देता है। और इसमें इतने फोल्ड्स क्यों होते हैं? जीरी और सोल्की? ये फोल्ड सरफेस एरिया को इनॉर्मसली इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट हो सकें। मोर न्यूरॉन्स माने मोर प्रोसेसिंग पावर। अच्छा, कॉर्टेक्स के अंदर व्हाइट मैटर होता है। हाँ, कॉर्टेक्स के नीचे व्हाइट मैटर होता है। ये मेनली माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है। माइलिन शीथ व्हाइट दिखती है, जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं। कॉर्टेक्स में अलग-अलग फंक्शंस के लिए एरियाज होते हैं, मोटर, सेंसरी। बिल्कुल। कॉर्टेक्स में स्पेसिफिक मोटर एरियाज होते हैं जो वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं। सेंसरी एरियाज होते हैं जो टच, टेम्परेचर, पेन, साइट, साउंड जैसी सेंसेशंस प्रोसेस करते हैं। और फिर बड़े रीजन होते हैं जिन्हें एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। एसोसिएशन एरियाज? ये क्या करते हैं? ये ना तो प्योरली सेंसरी होते हैं, ना प्योरली मोटर। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, जैसे देखकर आवाज पहचानना, मेमोरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, जजमेंट, मतलब हायर मेंटल फंक्शंस। यही एरिया हमें ह्यूमंस बनाते हैं एक तरह से। काफी हद तक हाँ। फोरब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी थे। हाँ, थैलेमस का क्या रोल है? थैलेमस एक मेजर रिले स्टेशन है। लगभग सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन स्मेल को छोड़कर पहले थैलेमस में आती है, सॉर्ट होती है, प्रोसेस होती है और फिर उसे रेलेवेंट कॉर्टिकल एरियाज में भेजा जाता है। ये मोटर कंट्रोल में भी इन्वॉल्व है।
सेरेब्रम इसे रैप करके रखता है। रिले स्टेशन ठीक है, और हाइपोथैलेमस? थैलेमस के नीचे। हाँ, थैलेमस के बेस पर स्थित है हाइपोथैलेमस। साइज में छोटा है पर फंक्शंस में बहुत बड़ा। क्या क्या कंट्रोल करता है ये? बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्लीप वेक साइकिल, इमोशंस, सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत कुछ। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी मेन कंट्रोल सेंटर है। और हार्मोन्स भी? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है शायद। एग्जैक्टली। इसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बनाते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक है, होम्योस्टेसिस का मास्टर रेगुलेटर। एक लिम्बिक सिस्टम का भी नाम आता है फोर ब्रेन के साथ। हाँ, लिम्बिक सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो फोरब्रेन के इनर पार्ट्स में होता है। इसमें एमिगडाला इमोशंस, खासकर फियर और एग्रेशन के लिए, हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन लर्निंग के लिए, और हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। तो ये इमोशंस और मेमोरी से जुड़ा है। हाँ, मुख्य रूप से इमोशनल रिएक्शंस जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर और मेमोरी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ऑल्फैक्शन, स्मेल से भी इसका कनेक्शन है। फोर ब्रेन काफी डिटेल्ड हो गया। हाँ। अब मिड ब्रेन, ये कहाँ है और क्या करता है? मिड ब्रेन छोटा सा रीजन है जो फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन, पॉन्स के बीच में स्थित है। इसमें से एक नैरो कैनाल सेरेब्रल एक्विडक्ट गुजरती है। सेरेब्रल एक्विडक्ट, सीएसएफ फ्लो के लिए। हाँ, मिड ब्रेन के डॉर्सल पीछे वाले हिस्से में 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? हाँ, ये विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आंख के मूवमेंट को कंट्रोल करना या सडन लाउड साउंड पर स्टार्टल रिफ्लेक्स देना। ये विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स को इंटीग्रेट भी करता है। ठीक है, और आखिर में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मिड ब्रेन के साथ मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। पॉन्स, इसके क्या फंक्शन है? पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे सेरेब्रम और सेरेबेलम को। ये ब्रीदिंग के रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है मेडुला के साथ मिलकर। और सेरेबेलम, जिसे लिटिल ब्रेन कहते हैं? हाँ, सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसकी सरफेस भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स अकोमोडेट करने के लिए। इसका मेन काम क्या है? बैलेंस और पोस्चर तो है ही, साथ ही ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें स्मूथ, प्रिसाइज और टाइम्ड बनाता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। इन सब में सेरेबेलम का क्रूशियल रोल है। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ईयर से फॉर बैलेंस के लिए, और ऑडिटरी सिस्टम से भी। मोटर कोऑर्डिनेशन, समझ गया। और तीसरा पार्ट, मेडुला ऑब्लंगाटा? मेडुला ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ये लाइफ के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। वाइटल क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एसेंशियल ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सब के सेंटर्स मेडुला में होते हैं। मतलब इसके डैमेज से इमीडिएट डेथ हो सकती है, इसीलिए ये बहुत प्रोटेक्टेड होता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, है ना? हाँ, ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिले सेंटर की तरह भी काम करता है और कई बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वाकई हमारा नर्वस सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और कितना एफिशिएंट है। चलिए एक बार फिर से की पॉइंट्स दोहरा लेते हैं, खासकर नीट एस्पिरेंट्स के लिए। पहला एग्जाम टिप तो क्लियर है। हाँ, myelinated fibers conduct impulses much faster than non-myelinated ones due to saltatory conduction. राइट। दूसरा एग्जाम टिप, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स और उनके मेन फंक्शंस को याद रखना, जैसे Hypothalamus, temperature regulation, hunger, thirst, endocrine control. मेडुला, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, वाइटल फंक्शंस। Cerebellum, balance, posture, coordination of voluntary movements. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एसोसिएशन एरियाज, मेमोरी, कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस। Thalamus, major relay station for sensory input. बिल्कुल। और न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिग्नल फ्लो। डेंड्राइट्स रिसीव,
Cell body integrates, axon conducts away, synapse transmits via neurotransmitters. इम्पल्स कंडक्शन के स्टेप्स भी याद रखने हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल, पोलराइज्ड, नेगेटिव 70 MV, स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड, depolarization, Na plus influx, action potential becomes positive inside. Repolarization, K plus efflux, back to negative. Hyperpolarization, resting potential restored by pump activity. Perfect. और नर्वस सिस्टम का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, CNS, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, द प्रोसेसिंग हब, PNS, nerves connecting CNS to body, the network divided into somatic, voluntary control of skeletal muscles, and autonomic, involuntary control of internal organs, glands, smooth muscles. और ऑटोनॉमिक के 2 डिविजन्स, सिंपैथेटिक, फाइट और फ्लाइट, एंड पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये एक बहुत अच्छा क्विक रिकैप है। हमारा तंत्रिका तंत्र सच में एक मास्टरपीस है। इतनी स्पीड और प्रिसिजन से बॉडी को मैनेज करता है। हाँ, और ये सोचना भी कितना फैसिनेटिंग है कि ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्सेस, ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स और केमिकल सिग्नल्स, ये सब मिलकर कैसे हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, हमारी थॉट्स को, हमारी आइडेंटिटी को जन्म देते हैं। जैसे आपने बताया सेरिब्रम के एसोसिएशन एरियाज, मेमोरी, कम्युनिकेशन, रीजनिंग। हाँ, तो एक सवाल यहीं पर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स हैं, क्या यही कॉन्शियसनेस यानी चेतना या थॉट यानी विचार का सोर्स है? और इज देयर समथिंग मोर? विज्ञान अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है।